प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के तहत जो गांधी पॉलिटिकल थॉट की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमने गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा प्रारंभ की थी। और उस चर्चा के दौरान हमने गांधी जी के शिक्षा के क्या आशय थे और शिक्षा पर प्रस्तुत किए गए विभिन्न विचारों को जाना। हमने देखा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है, शिक्षा के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों के तहत बुनियादी शिक्षा, जिसे हम वो कहते थे नई तालीम, और इसकी रूपरेखा क्या है उसको समझा। आज हम गांधी जी द्वारा उच्च शिक्षा के विषय में क्या विचार थे उसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखा होगा, गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तविक शिक्षा या सच्ची शिक्षा का क्या महत्व है, वो भी हमने जाना। आज हम उच्च शिक्षा पर गांधी जी का क्या चिंतन है उसको समझेंगे। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस दृष्टि से शिक्षा में औपचारिक स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि सच्ची शिक्षा तो व्यक्ति के उस सकारात्मक दृष्टिकोण में व्यक्त होती है जिसके माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित एक जागृत व्यक्ति के रूप में एक प्रगतिशील और न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना का सक्रिय माध्यम बनती है। गांधी जी के अनुसार ऐसी शिक्षा तो जीवन की पाठशाला में ही प्राप्त की जा सकती है। आदर्श दृष्टि से वो कहते हैं कि औपचारिक शिक्षण संस्थानों को अनावश्यक मानते हुए भी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षा की प्राप्ति के साधन के रूप में इन संस्थाओं के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने विद्यालयों को विद्यार्थियों तथा ग्रामीण जीवन की आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाने का प्रयत्न किया। उच्च शिक्षा के प्रति भी गांधी का दृष्टिकोण देश की रचनात्मक आवश्यकताओं से प्रेरित था। आपने देखा कि जिस प्रकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने वो समाज की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा रचनात्मकता के आधार पर, उसी क्रम में इन्होंने उच्च शिक्षा को भी देश की रचनात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा। वे उच्च शिक्षा की भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे और उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जोड़ना चाहते थे। अब हम उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने किस प्रकार के सुझाव दिए हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं बिंदुवार। जैसे पहला वो कहते हैं कि उच्च शिक्षा पर होने वाले व्यय का भार राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य जो जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी संचालित होती हैं उसका संपूर्ण भार वो राज्य संस्था रूप में वहन नहीं करेगी, बल्कि जो संस्थाएं उसको चला रही हैं वो स्वयं ही उस भार को वहन करेंगी। दूसरा बिंदु है तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर होने वाले व्यय का भार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वहन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये कॉलेज इन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए स्नातकों को तैयार करेंगे। वहीं वो ये भी कहते हैं कि कृषि महाविद्यालय स्ववित्तपोषी आधार पर संचालित किए जाने चाहिए, सेल्फ फाइनेंसिंग के आधार पर। कृषि महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां अनिवार्य रूप से कृषि के व्यावहारिक उत्पादन से जुड़ी होंगी, अतः ऐसे महाविद्यालयों अपना व्यय स्वयं अपनी ही गतिविधियों से पूरा कर सकेंगे। मेडिकल शिक्षा से जुड़े महाविद्यालयों को चुने हुए अस्पतालों से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। इन अस्पतालों से धनाढ्य और संपन्न लोग ही अधिक लाभ उठाएंगे, अतः धनाढ्य और व्यापारी और जो कमर्शियल वर्ग है मेडिकल कॉलेजों पर होने वाले व्यय का भार स्वेच्छापूर्वक वहन करेंगे। वहीं कला संकाय के संबंध में कि जो कॉलेजेस हैं, गांधी जी के अनुसार स्नातकों को केवल साधारण ज्ञान उपलब्ध कराती हैं। कला संकाय के विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में तकनीकी कौशल अर्जित नहीं करवाया जाता, अपितु वे एक ऐसा ज्ञान देते हैं जिसे स्वांतः सुखाय माना जाता है। गांधी जी ने ध्यान दिलाया कि कला संकाय के अनेक महाविद्यालय पहले से ही निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, अतः
उन्होंने कहा कि कला संकाय के महाविद्यालयों की स्थापना अथवा उनके संचालन में राज्य द्वारा व्यय किए जाने को आवश्यक माना। वहीं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से नहीं प्रदान की जानी चाहिए। उनका कहना था, उनका मानना था कि विदेशी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने से राष्ट्र की अपूरणीय बौद्धिक और नैतिक क्षति हुई है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा भी विद्यार्थियों को या तो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए अथवा किसी ऐसी प्रांतीय राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए जिसका विद्यार्थियों ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किया हो। और अभी आपने देखा होगा कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है उसमें भी सरकार ने इसी बात पर बल दिया है कि शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा का या जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनको विशेष प्रश्रय दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो ज्ञान, वो संस्कृति आत्मसात हो सके विद्यार्थियों में और राष्ट्रीय भावना से शिक्षा ओतप्रोत हो सके। गांधी जी ने हिंदुस्तानी जो भाषा होती है, जो बोलचाल की सामान्य हिंदी जिसमें व्यवहारिक प्रयोग में आने वाले अन्य भाषाओं के शब्दों से परहेज ना हो, जिसको वो हिंदुस्तानी कहते थे, उस हिंदुस्तानी को उच्च शिक्षा के माध्यम तथा राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में प्रयुक्त किए जाने की उपयोगी व व्यवहारिक माना। उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने उपयुक्त जो सुझावों का विश्लेषण से यह स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा विभिन्न शाखाओं का व्यय शिक्षा की उस शाखा में तैयार स्नातकों की सेवाओं से लाभान्वित होने वाले वर्ग द्वारा वहन किया जाना उचित मानते हैं, जिससे एक ओर तो राज्य पर उच्च शिक्षा का व्यय अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा, वहीं वांछित संख्या में विभिन्न व्यवसायों के लिए सुनिश्चित और सुशिक्षित प्रशिक्षित स्नातक उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये बात आपने समझी होगी कि उच्च शिक्षा के माध्यम से ये काम गांधी जी ने कहा। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने चरम साध्य सत्य से साक्षात्कार को अर्जित कर सकता है। वहीं इसके माध्यम से समाज को ऐसे विभिन्न उन्नत नागरिक उपलब्ध हो सकते हैं जो उच्चतर नैतिक मूल्यों पर आधारित एक न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना के कर्णधार बन सकें। गांधी जी का दृढ़ मत था कि शिक्षा की दोष रहित प्रणाली के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है जिसमें घृणा, अन्याय, शोषण के लिए कोई स्थान नहीं हो तथा शाश्वत कर्तव्य बोध, सहिष्णुता और सौहार्द सामाजिक जीवन को अनुप्रणालित करे। तो आप इस आधार पर आप समझ पाए होंगे कि गांधी जी ने न केवल प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से जो बेसिक एजुकेशन की बात कही है, जिसमें कि वो नई तालीम के आधार पर जो एक लंबी शिक्षा योजना उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें से कुछ भाग वर्तमान जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें काफ़ी प्रावधान लागू किए गए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने उच्च शिक्षा पर भी उसी प्रकार का चिंतन किया। इससे स्पष्ट होता है कि गांधी जी अपने सामाजिक विचारों के आधार पर समाज में सुधार लाने के लिए केवल बाह्य आधार पर सुधार नहीं चाहते थे, लेकिन व्यक्ति के अंदर आंतरिक सुधार लाने के लिए, उनके वैचारिक गुणवत्ता लाने के लिए, एक उन्नत सशक्त समाज उत्पन्न करने के लिए, समाज में विभिन्न कुरीतियों को, अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए यदि एक आध्यात्मिक और नैतिक स्तर की शिक्षा जब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि कोई राष्ट्र सशक्त नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे गांधी जी ने अपने विचारों में, चाहे वो राजनीतिक विचारों, चाहे आर्थिक विचारों, इनमें सामाजिक विचारों में शिक्षा को उन्होंने विशेष बल दिया है। आशा है आपको ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।